बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। भैया, आप लोग कुछ दिन रुक नहीं सकता? सादिया की उर्दू सुनने के लायक थी। अमजद मज़ाहिया लहजे में बोला, नहीं बहन, हम नहीं रुक सकता। हो जा हमारा इधर बहुत काम है। कुछ दिन तो रुक सकता था, पर चले जाना। सादिया मुल्तजी लहजे में बोली, नहीं, कुछ दिन भी नहीं रुक सकता। अमजद उसी के अंदाज में बोला, देखो सादिया, बात यह है कि अगर हम चंद दिन रुक जाएं तो क्या होगा? कल नहीं तो परसों हमें जाना तो लाजमन पड़ेगा। तो इन चंद दिनों का क्या फायदा? बिछड़ना जब मुकद्दर में हो तो फिर कल क्या और परसों क्या? मेरी बात सुनकर उसे खामोशी से सर झुका लिया। मुझे पता चल गया कि वो खामोश रहकर वो अपनी खफगी का इजहार कर रही थी। मैं इसे खुश करने की खातिर अब्दुल मजीद से बोला, मजीद खान, यूं करो, सादिया को अभी अभी अपने माँ बाप से मिलवाने ले जाओ और कोशिश करना कि वापसी पर उन्हें अपने साथ ही ले आओ। क्या मतलब है? वो जैसे गहरी हैरानी से बोली, मैं कैसे अम्मी अब्बू से मिल सकती हूँ? दुश्मनों के कानों में जरा भी भनक पड़ गई तो मेरे साथ मजीद भी जान से जाएगा। हमने जानान खान से सुलह कर ली है, वही हैबत खान और बासिम खान का वारिस है। तुम बेफिक्र होकर जाओ, अब वो तुम्हें कुछ नहीं कहेगा। सच भैया? वो बेसाख्ता मुझसे लिपट गई। बिल्कुल सच। और तुम्हारा घर तो यहाँ से नज़दीक ही है ना? हाँ, पैदल घंटा पौन घंटा लग जाएगा। चलो, फिर तुम दोनों निकलो और शाम तक वापस पहुंचने की कोशिश करना, क्योंकि हम आज यहाँ से शाम का खाना खाकर निकल चलेंगे। जी अच्छा, कहकर वो शाकी नज़रों से मेरी जानिब देखते हुए उठ खड़ी हुई। इसके और मजीद खान के घर से निकलते ही मैं अमजद से बोला, चल भाई माजे, चौधरी का इंटरव्यू कर लें। इसी मकसद के लिए तो तूने उन्हें कहीं भेजा है? अमजद मुस्कुराकर बोला। हाँ, मैं इस बात पे सर हिलाते हुए बोला, मगर कहीं और नहीं, इनके अपने घर। अच्छा किया यार, कुछ इसकी दिलबस्तगी का भी सामान हो जाएगा। अमजद बोला और उठकर बैरूनी दरवाजे की कुंडी अंदर से लगा दी। हम दोनों चौधरी के कमरे का दरवाजा खोल कर अंदर दाखिल हुए। उसे होश आ चुका था। इसे खोलो अमजद, मेरे लहजे में बुला की संजीदगी थी। अमजद ने आगे बढ़कर उसे खोल दिया। वो दोनों कलाइयों को मसलते हुए उठ बैठा। सुनाओ चौधरी, क्या हाल है? मैं मूड़ा लेकर उसके सामने बैठ गया, मगर वो खामोश रहा। मैंने मूड़े पर बैठे बैठे अपनी दाहिनी टांग इसके माथे पर रसीद की। इसका सर एक धमाके से जमीन से टकराया। कमरे का फर्श कच्चा होने की वजह से उसे ज्यादा चोट ना आई और वो कराहता हुआ उठ बैठा। मैंने कुछ पूछा है चौधरी? उमर जान, तुम अच्छा नहीं कर रहे। ये अल्फाज इसके मुंह में थे कि मैं इस पे चील की तरह झपटा और लातों घूंसों से इसकी तवाज़ा करने लगा। मैं अच्छा नहीं कर रहा हूँ, सुअर की औलाद, कुत्ते के बच्चे। मेरे मुंह से मुगल्लिज़ात का लावा उबल पड़ा। चौधरी जमीन पर लुढ़कनियां लगाकर मेरी ठोकरों से बचने की कोशिश करता रहा। जवाबी कार्रवाई की कोशिश इस नहीं की थी। सर पर लगने वाली एक ज़रब से वो दुनिया और माफिया से बेखबर हो गया। इसकी आंखें बंद होते ही अमजद ने मुझे बाजू से पकड़कर पीछे घसीट लिया। बस कर जानू, वो बेहोश हो चुका है। मैं चढ़ी हुई सांसों से पीछे हटाया। इसे दोबारा बांध दो माजे, क्योंकि ये जितनी देर मेरे सामने रहेगा मेरा खुद पे काबू नहीं रहेगा। मैं कमरे से निकल आया। अमजद भी चंद मिनट बाद मेरे पास पहुंच गया। जानू, तूने इसके लिए हतमी तौर पर क्या सोचा है? और मैं अपने प्रोग्राम के बारे में बताने लगा। मेरी बात खत्म होते ही इसकी आंखों में चमक सी लहराई। मैं तुमसे 100% मुत्तफिक हूँ। इसके बाद मैंने उसे रास्ते के बारे में जानान खान से हासिल होने वाली मालूमात से आगाह किया और हम रास्ते के बारे में लाइहा अमल तय करने लगे। हम काफ़ी देर वहीं बैठे रहे, यहाँ तक कि सूरज की रोशनी पीली हुई और फिर आहिस्ता आहिस्ता सूरज गुरूब हो गया। अंधेरा छाने से पहले मजीद खान और सादिया वापस पहुंच गए। सादिया के चेहरे पर छाए तासुरात इसकी बेपाया खुशी को जाहिर कर रहे थे। वालदैन को साथ क्यों नहीं लाए हो? वो कल आएंगे, क्योंकि उन्होंने सामान वगैरह समेटना था। तुम भी आज की रात इनके पास ठहर जाती। आज आपने यहाँ से जाना है ना? वो तो इंशाल्लाह अब हमारे साथ ही रहेंगे। अच्छा, अब तुम खाना पका लो ताकि हम खाएं और निकलें। और वो जी अच्छा कहते हुए किचन की जानिब बढ़ गई। इसके जाते ही मजीद खान आहिस्ता से बोला, उमर जान भाई, सादिया के वालिदैन को हमने ये बताया है कि हम शादी कर चुके हैं। कोई बात नहीं, मैं उसे तसल्ली दी। तुम बस दिन गिनते रहो। जैसे ही 4 महीने और 10 दिन पूरे हो चुके, चुपके से 2 गवाहों की मौजूदगी में उससे निकाह पढ़ा लेना। अमजद ने कहा, जानू, चौधरी की कमाई से कुछ रकम इन्हें भी दे दो। नई जिंदगी शुरू करने में मदद मिलेगी गरीबों को। जाओ, रकम का थैला ले आओ। आधी रकम इन्हीं को दे देते हैं। हमने इतनी सारी रकम का क्या करना है? उमर भाई, इससे पहले भी आपने काफ़ी रकम सादिया को दी थी, जो उसने मेरे हवाले कर दी है। इसके अलावा कुछ सोना भी आप यहाँ छोड़ गए थे। इतना काफ़ी है। अब्दुल मजीद एहतजाजी लहजे में बोला। मजीद खान, ये रकम हमने अपने दुश्मन से वसूल की है, इसलिए कि इसने हमें बहुत ज़्यादा नुकसान पहुंचाया था, जानी भी और माली भी। बदला लेने का हक हम रखते हैं। तुम चूंकि नई जिंदगी शुरू कर रहे हो और हमारी मुंह बोली बहन के शौहर भी हो, तो हमारा हक बनता है कि हत्तल वसा तुम्हारी मदद करें। और इसके बाद अगर कभी तंगी या माली मुश्किल महसूस हो तो बिला झिझक हमारे पास रहमान खेल आ जाना। उमर जान, गंडापुर का नाम किसी के सामने भी लोगे तो वो तुम्हें मुझ तक पहुंचा देगा।
आपसे मिलने तो इंशाल्लाह हम ज़रूर आएंगे। उसके लहजे में एक अज़म था। मैंने हंसते हुए कहा, खुद अगर ना भी आना चाहो तो हमारी बहन को ज़रूर भेज देना। इसके बगैर तो अब मैं अधूरा हूँ, अब्दुल मजीद ने छींपे हुए कहा। इसी वक्त अमजद भी रकम का थैला लेकर आ गया। मैंने इसमें से आधी रकम और सोने की तमाम ईंटें अब्दुल मजीद के हवाले कर दी। इतनी ज़्यादा रकम उमर जान भाई? वो हिकलाया। हाँ मजीद खान भाई, इससे भी ज़्यादा बहनों के लिए किया करते हैं। अब जाओ, इस रकम को कहीं संभाल कर रख लो। अमजद ने पूछा, किस टाइम निकलेंगे? बस खाना खाते ही निकलते हैं। खाना खाने के बाद हमने चौधरी को गाड़ी की पिछली नशिस्तों के दरमियान फर्श पर लिटाकर ऊपर से कंबल डालकर उसे छुपा दिया। हमारे खाना खाने के दौरान मजीद ने चौधरी को भी खाना खिला दिया था। एक जज्बाती मकालमे के बाद हम उनसे अलविदा होकर निकल आए। सादिया बड़ी मुश्किल से हमसे जुदा हुई थी। वो बारी बारी हम दोनों से लिपट कर बड़ी शिद्दत से रोई थी। इतने मुख्तसर साथ के बाद इतनी जज्बातियत की वजह हमारे वो एहसान थे जो हमने इसकी ज़ात पे किए थे। इसके अलावा इसका हकीकी भाई भी कोई नहीं था, जिसकी वजह से हमारी जुदाई इसे बहुत शाक गुजर रही थी। जानू कमीने, तू जहां से भी रुखसत होता है अपने पीछे रोने वाले छोड़ जाता है। अमजद अपनी आंखों के नम कोने खुश करते हुए बोला, मेरी किस्मत ही ऐसी है, वरना मैं कब यूं चाहता हूँ। इस छोटे से मकालमे के बाद गाड़ी में खामोशी छाई रही। हमने एक पेट्रोल पंप पे गाड़ी रुककर फुल कराई और तेल का एक कैन फुल करा के गाड़ी के पीछे रख दिया, ताकि रास्ते में ईंधन की प्रॉब्लम ना बने। जंगल खेल बाजार से 2-3 दिन का राशन और पानी वगैरह भी मैंने गाड़ी में लोड कर लिया था। चौधरी की तलाश में घूमते हुए भी हमने अफगानिस्तान की सरहद अबूर कर चुके थे, मगर इस वक्त हम बाई रोड नहीं गए थे। जंगल खेल से निकलते ही अमजद बोला, जानू मैं सो रहा हूँ, थक जाना तो मुझे उठा देना। मैंने इस बात में सर हिला दिया। इसने एक कंबल तय करके सर के नीचे रखा और पिछली नशिस्त पर लेट गया, जबकि जानान खान और अब्दुल मजीद से हासिल की गई मालूमात की रोशनी में अपने रास्ते पर गामजन रहा। और फिर अगले 2 दिन हम इन्हीं दुश्वार गुजार रास्तों से बारी बारी ड्राइविंग करते हुए महुए सफ़र रहे। रास्ते में 2-3 दफ़ा चंद घंटों के लिए रुककर हम अपनी मामूल की ज़रूरियात भी पूरी करते रहे। तीसरे दिन शाम को हम खरलाची के रास्ते पाकिस्तान में दाखिल हुए। इस वक्त इस चेक पोस्ट पर इतनी चेकिंग नहीं होती थी। यूं भी ड्यूटी पर मौजूद मुहाफिजों को बख्शिश देते वक्त हमने कंजूसी नहीं दिखाई थी। उन्होंने हमें कोई बड़ा स्मगलर समझा। खरलाची से हम पाड़ा चनार बाईपास करते हुए टल और फिर वहां से कोहाट पहुंचे। कोहाट में रात गुजार कर अगली सुबह हमने पेशावर का रुख किया। रास्ते में एक दो जगह पुलिस ने हमें रोका, मगर करेंसी नोटों की सौंधी खुशबू ने उन्हें बोलने के काबिल न छोड़ा। चौधरी की अपनी दौलत इसके खिलाफ इस्तेमाल हो रही थी। हराम की दौलत का इतना इबरतनाक अंजाम इससे पहले और इसके बाद भी मेरी नज़र से नहीं गुजरा। पिशावर शहर में दाखिल होने की बजाय हमने इसके मज़ाफ़ात में घूम फिर कर निस्बतन एक वीरान सी इमारत तलाश कर ली, जो आम आबादी से हटकर बनी हुई थी। इमारत के बैरूनी दरवाजे पर लटका जंग आलूद ताला चीख चीख कर इस बात का ऐलान कर रहा था कि अरसा दराज से कोई इस इमारत में दाखिल नहीं हुआ था। इमारत में अंदरूनी कमरों को भी ताले लगे हुए थे। एक कमरे का ताला तोड़कर हम अंदर दाखिल हुए। कमरा सामान से आरी था। बाकी कमरों के ताले भी बारी बारी खोलकर देखने पर हमें 2-3 टूटी फूटी चारपाइयों और 1-2 लोहे के बक्सों के और कोई काबिल जिक्र चीज़ नजर ना आई। 2 चारपाइयों को झाड़कर हम बैठने के काबिल बनाया। चौधरी को गाड़ी से निकालकर गर्द आलूद फर्श पर फेंका। कमरे के दरवाजे को अंदर से कुंडी लगा दी। इस खंजीर की बंदिशें ढीली कर दो, ये ना हो इसी तरह बंदे बंदे जहन्नम रसीद हो जाए। अमजद सर हिलाते हुए आगे बढ़ा और इसे खोल दिया। बंदिशें खुल जाने के चंद लम्हे बाद तक वो बेहसो हरकत पड़ा रहा और फिर कराहता हुआ उठ बैठा। इसकी कलाइयों और पंडलियों पर रस्सी के निशानात वाज़ेह नजर आ रहे थे। अपनी कलाइयों और पंडलियों को मसलने के बाद वो मुझसे मुखातिब हुआ, उमर जान, तुम मुझे कत्ल क्यों नहीं कर देते? इस तरह जलीलो ख्वार करके क्या हासिल करना चाहते हो? बड़ी जल्दी उकता गए चौधरी। मेरे होंठों पर जहरीली मुस्कुराहट छा गई। अभी तो शुरुआत है। चंद दिन बाद तुम मौत की आरजू करोगे, मगर मौत तेरे करीब नहीं फटकेगी। मैं तुम्हें इस काबिल भी नहीं छोड़ूंगा कि तुम खुदकुशी कर सको। तेरा क्या ख्याल है, गंडापुर से दुश्मनी पालना इतना आसान है? और याद है ना, मैंने थाने में तुझे कहा था मुझे कत्ल कर दो, वरना बाद में पछताओगे। मगर तुम इस वक्त अपनी ताकत और चौधराहट के जाम में थे और जुल्म पर जुल्म करते गए। ये भूल गए कि बदला भी लिया जा सकता है, और अब वो वक्त आ गया है कि तेरे हर जुल्म का गिन गिन कर बदला लूंगा। तो तुम क्या करना चाहते हो? वो खौफजदा लहजे में बोला। चौधरी, असूलन तो मुझे तेरे घर वालों को तेरी आंखों के सामने आग में जला देना चाहिए, ताकि तुझे भी पता चलता कि अपनों को तकलीफ में देखकर क्या महसूस होता है। मगर अफसोस कि इस दुनिया में ऐसा कोई नहीं जो तुझे अजीज हो। तेरी मिसाल तो इस सांप की सी है जो भूखा होकर अपने बच्चों को खा जाता है। अपने वालिद और भाई का कातिल तू खुद है। अपनी माँ बहन को धोखा देने वाला उनके दुख पर कैसे कुट सकता है?
तुम मुझ जैसे खुदगर्ज इस दुनिया में सिर्फ अपनी ज़ात के लिए ज़िंदा रहना चाहते हो, और तुम्हारे जैसे शख्स को तकलीफ देने का आसान तरीका यही है कि तुम्हें ज़ाती तौर पर अजियत दी जाए, और यही मैं करूँगा। ये कहते ही मैं उस टूटी फूटी चारपाई से उठकर इसकी तरफ बढ़ा और इसे जदोकोब करने का दिल पसंद मशगला शुरू कर दिया। इसमें तो अमजद ने भी मेरा साथ दिया। चंदला में वो हमारे दरमियान फुटबॉल बना रहा और उसके बाद बेहोश होकर तमाम तकालीफ से आर्जी तौर पर आज़ाद हो गया। हम दोनों चारपाई पर आकर बैठ गए। डॉक्टर की तलाश में किस वक्त निकलोगे? अमजद चारपाई पर बैठते ही मुस्तफसर हुआ। बस जा रहा हूँ, तुम इसका ख्याल रखना, बल्कि बेहतर तो यही है कि इसे एक मरतबा फिर बांध दो। अमजद इस बात में सर हिलाते हुए इसकी जानिब बढ़ गया, जबकि मेरा रुख बैरूनी दरवाजे की तरफ था। एक्सक्यूज मी सर। मैं मेडिकल स्टोर के कैश काउंटर पर बैठे हुए अधेड़ उम्र शख्स से मुखातिब हुआ। जी फरमाएं। वो मेरी जानिब मुतवज्जा हो गया। सर, मैं यहाँ पे अजनबी हूँ, क्या आप पेशावर के किसी माहिर सर्जिकल स्पेशलिस्ट तक मेरी रहनुमाई कर सकते हैं? पेशावर में तो कई माहिर सर्जन मौजूद हैं, महंगे, सस्ते, सरकारी, गैर सरकारी। आपको किस किस्म का स्पेशलिस्ट दरकार है? गैर सरकारी, जिसके पास अपना ज़ाती ऑपरेशन थिएटर मौजूद हो। डॉक्टर करमुद्दीन खान और डॉक्टर ए के शेरवानी दोनों के ज़ाती क्लिनिक में ऑपरेशन थिएटर की सहूलत मौजूद है, मगर ये ख्याल रखना कि इनकी फ़ीस और बिल अदा करना बड़ा दिल गुर्दे का काम है। इसलिए अमूमन गरीब आदमी तो क्या, मुतवस्सित तबके के लोग भी उनके क्लिनिक का रुख करने से घबराते हैं। इसने काफ़ी तफसील से जवाब दिया। काराइन की इतला के लिए अर्ज़ करता चलूँ कि दोनों डॉक्टरों के फ़र्जी नाम तहरीर किए गए हैं, क्योंकि दोनों डॉक्टर हयात हैं। इसके अलावा भी खाने में मौजूद कुछ मौके पर मशहूर अफराद के फ़र्जी नाम तहरीर किए गए। यूँ भी नामों की इस तब्दीली से कहानी के प्लॉट या वाक़यात में कोई तब्दीली नहीं आती। थैंक यू सर, मैं इसका शुक्रिया अदा किया। अगर जहमत ना हो तो इन दोनों का एड्रेस लिख दें। और इसने सर हिलाते हुए एक कागज़ पर दोनों डॉक्टर्स का पता भी लिखकर मेरी जानिब बढ़ा दिया। मैं इसका शुक्रिया अदा करते हुए स्टोर से निकल आया। इस जगह से चौंके डॉक्टर करमुद्दीन खान का क्लिनिक नज़दीक था, इसलिए मैं वहाँ पहुँचा। मगर इस अखबारिया से पता चला कि डॉक्टर साहब आर्जी तौर पर शहर से बाहर गए हुए थे। टैक्सी में बैठकर मैं डॉक्टर ए के शेरवानी के क्लिनिक पहुँचा। सर, डॉक्टर साहब तो इस वक्त ऑपरेशन में मसरूफ़ हैं। आप वेटिंग रूम में इंतज़ार फरमाएं, जैसे ही फारिग होते हैं मैं आपको इत्तला कर दूंगी। इस्तकबालिया पर बैठी लेडी मुअद्दबाना लहजे में बोली, और मैं सर हिलाते हुए वेटिंग रूम की तरफ बढ़ गया। मुझे ज़्यादा देर इंतज़ार न करना पड़ा, जल्द ही डॉक्टर साहब फारिग हो गए। इस्तकबालिया की तरफ से मुत्तला होने पर मैं डॉक्टर के कमरे की तरफ बढ़ गया। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, बैठें। उसने सामने पड़ी कुर्सी की तरफ इशारा किया। मैं शुक्रिया कहकर बैठ गया। फरमाएं। डॉक्टर साहब, बात ज़रा राजदारी की है, इसलिए बराए करम अगर आप काम ना करना चाहें तो इसे अपने तक ही महदूद रखिएगा। मिस्टर, डॉक्टर नाम ही राजदारी का है, तुम खुलकर बताओ क्या मसला है? सर, मैं दुश्मनदार आदमी हूँ। पिछले दिनों मेरा एक आदमी गोली लगने से जख्मी हुआ है। हमारी लापरवाही और इलाज में सुस्ती की वजह से जख्म काफ़ी बिगड़ गया है। अब हो सकता है कि इसकी टांग ही काटनी पड़े। बहरहाल ये तो डॉक्टर का मसला है कि वो इसके साथ क्या करता है। अलबत्ता हम इसका इलाज इस तरह राजदारी से कराना चाहते हैं कि किसी को खबर ना हो। किसी से मेरी मुराद पुलिस वगैरह से है। बाकी रही फीस की बात तो इसकी आप फिक्र ना करें, वो हम मुँह मांगी अदा करेंगे। चंदला में वो खामोशी से मेरे चेहरे को तकता रहा। इसके सपाट चेहरे से मैं कोई अंदाज़ा ना लगा सका कि वो क्या सोच रहा है। इसकी खामोशी ज़्यादा देर बरकरार ना रही। तुम्हें किसने बताया कि मैं गैर कानूनी काम करता हूँ? किसी ने भी नहीं। मैं नफ़ी में सर हिलाया। आपसे पहले मैं डॉक्टर करमुद्दीन खान के क्लिनिक पर गया था, मगर वो आर्जी तौर पर शहर से बाहर गया हुआ है, इसलिए मैं आपके पास आ गया, और आपके इनकार करने की सूरत में किसी और डॉक्टर के पास चला जाऊंगा। ये कोई ज़ोर ज़बरदस्ती की बात तो है नहीं। 60,000 लगेंगे। 70,000 दूंगा। 50,000 पेशगी और 20,000 बाद में। लेकिन काम मेरी मर्जी का होगा और आपके अलावा किसी को भी पता नहीं चलेगा। मंजूर है। उसकी आंखों में खुशी की चमक लहराई। 70,000 इतनी मामूली रकम नहीं थी। बेशक वो कोई गरीब आदमी नहीं था, मगर दौलत एक ऐसी चीज़ है जिसमें इजाफा हर दुनियादार की ख्वाहिश होती है। अलबत्ता काम के दौरान मुझे असिस्टेंट की ज़रूरत पड़ेगी, और वो काबिल एतमाद आदमी है। नहीं, आपके अलावा कोई नहीं। असिस्टेंट की जगह मैं आपके साथ रहूंगा। मगर उसने एक लम्हे के लिए सोचा और फिर बोला, ठीक है। मैंने जेब में हाथ डालकर बड़े नोटों की गड्डी निकालकर उसके सामने मेज़ पर रख दी। ये 50,000 हैं, बाकी काम की तकमील के बाद। मरीज़ किस टाइम लाओगे? पैसे दराज में रखते हुए वो मुस्तफसर हुआ। जो टाइम आप मुनासिब समझे। रात को कैसा रहेगा? सही है। क्या मरीज़ को इधर लाना पड़ेगा? हाँ, उसने इस बात में सर हिलाया। इस क्लिनिक के पीछे वाला गेट आपके लिए खुला होगा। वहाँ से अंदर दाखिल होते ही दाएं हाथ पर एक लोहे का दरवाज़ा है, वो भी आपको खुला मिलेगा, और इसे खोलते ही आपको सीढ़ियाँ उतरनी पड़ेंगी। सीढ़ियों के इख्तिताम पर ऑपरेशन थिएटर का दरवाज़ा है। मैं रात को 9 बजे पहुँच जाऊँगा। क्या क्लिनिक रात को बंद होता है? नहीं, लेकिन इसका आप पे कोई असर नहीं पड़ेगा। आप यूँ भी उकबी सिम से आएंगे। ओके डॉक्टर साहब, फिर रात को मुलाकात होगी। मैंने उठकर इससे अलविदाई मुसाफा किया। इस रकम की रसीद। वो भी मेरे साथ उठ खड़ा हुआ। मर्द की ज़बान से बड़ी कोई रसीद नहीं होती, मैंने कहा, और वो सर हिलाकर रह गया।
अमजद शिद्दत से मेरा मुंतज़िर था। मैंने चौधरी के सामने इसे तमाम तफसील से आगाह कर दिया। फैंटास्टिक, वो तारीफी लहजे में बोला। इसका मतलब है अपना काम बहुत कम बाकी रह गया है। चलो अच्छा हुआ, डॉक्टर शैला करीब भी बेसब्री से मेरी मुंतज़िर होगी। हाँ यार, खुशकिस्मत हो। मैंने जानते बूझते शैला के जिक्र को उजागर किया। चौधरानी से शादी करना हर शख्स की किस्मत में नहीं होता, और चौधरानी भी वो जो डॉक्टर हो। अमजद मेरा मिजाज आशना था। इसे पता चल गया कि मैंने क्यों इस तरह की बात की है। इसे चाहत से शैला की बातें छेड़ दी। इस दौरान मैंने चौधरी के मुंह पर बंधा हुआ कपड़ा खोल दिया, मगर कुछ कहने की बजाय वो ढीठ बना अमजद की शैला के मुतालिक गुफ्तगू सुनता रहा। मैंने जब देखा कि अपनी बहन के जिक्र पर भी इसे कोई गैरत नहीं आ रही थी, तो अमजद को खामोश कराकर उससे मुखातिब हुआ। चौधरी, मेरे खिलाफ तो तूने जो करना था बड़ी सफाकी से किया। क्या मेरे वालिदैन, बीवी बच्चे, भाइयों, भतीजों, भतीजियों, भाभियों तमाम को बेदर्दी से नजर आतिश कर दिया। तेरी वजह से मैं दुश्मन मुल्क में दर-बदर फिरा, इसकी खुफिया एजेंसियों के तशद्दुद का निशाना बना, अपने मुल्क की पुलिस के लिए मशक़े सितम बना। मेरे प्यारे चचा की टांगें टूटी, मेरी बहन पागल हो गई। इन सब के अलावा मुझे जो ज़हनी अज़ियत बर्दाश्त करनी पड़ी, ऐसी ज़हनी तकलीफ़ जो शायद पत्थर को भी रेज़ा-रेज़ा कर दे। तेरे ये तमाम जुराइम इस बात के मतकाज़ी थे कि मैं तुम्हें देखते ही बेदर्दी से कत्ल कर देता, मगर इसका नुकसान ये था कि तुम्हें पहुँचने वाली तकलीफ़ और अज़ियत इस तकलीफ़ से बहुत कम होती, जो मुझे बर्दाश्त करनी पड़ी। कई रातें जाग कर गुजारने के बाद मैं इस नतीजे पर पहुंचा कि भाई, जो मेरे बाजू थे, इनको मारने के जुर्म में तेरे हाथ काटे जाएंगे। औलाद आंखों की ठंडक होती है, इसके बदले तेरी आंखें निकाल दूंगा। बाप से निस्बत के तफक्कुर पर माशरे में हमारी नाक ऊंची होती है, इसके बदले तेरी नाक काट दूं। बीवी की जेबो जीनत से हम तस्कीन हासिल करते हैं, इसके बदले तेरे चेहरे के नक्शे बिगाड़ दूं। अपने चचा की टांगों के बदले तेरी टांगें काट दूं। माँ हमें बोलना सिखाती है, इसका बदला तेरी गंदी जबान काट कर लूं। और मुझे इन सब की जुदाई में जो अजियत उठानी पड़ी है, इसकी जजा में तुझे जिंदा रखूं। और मेरा ख्याल है तू मुझसे मुत्तफिक होगा। और फिक्र ना करना, मैंने डॉक्टर से बात कर ली है, वो ये तमाम काम बड़े साइंटिफिक अंदाज में करेगा। इस जमान में तेरी हराम की कमाई बड़ी करामत साबित हुई है। मेरे पुरसुकून लहजे को सुनकर वो इसके चेहरे पर खौफ के तासुरात नमूदार हुए। चलना में तो वो खौफ की शिद्दत से बात भी ना कर सका, और जब बोला तो फ़कत माफ़ी मांगने और गिड़गिड़ाने के कोई काबिल ज़िक्र बात उसके मुंह से ना निकली, मगर इसके ये अल्फाज मेरे लिए कोई अहमियत नहीं रखते थे। इसकी बकवास को नज़रअंदाज करते हुए हम दोनों वहीं बैठकर खाना खाने लगे, जो मैं बाजार से लेकर आया था। इस दौरान मिन्नतों और जारी से थक कर चौधरी के मुंह से मुगलजात उगलने लगे। इसका मकसद शायद हमें गुस्सा दिलाना था, ताकि तैश में आकर हम उसे कत्ल कर दें, मगर इतने बच्चे हम भी नहीं थे। मैंने कहा, चौधरी, जितना भोंक सकते हो भोंक लो, चंद घंटे बाद तेरी ये गंदी जबान काट दी जाएगी। उमर जान, तुझे तेरी माँ का वास्ता, तेरे बाप का। मगर इससे पहले कि वो मजीद कुछ कहता, मैंने उसके मुंह पर अपने पाँव की भरपूर ठोकर जड़ दी। अपनी गंदी जबान से इनके नाम मत लो चौधरी, इनको तो तूने इस बुढ़ापे में जिंदा आग में जला दिया। पता है आग में जलने पर कितनी तकलीफ होती है? ठहरो, तुझे बतलाता हूँ। माजे, जरा लाइटर देना। अमजद ने लाइटर निकालकर मेरी जानिब बढ़ा दिया। मैंने लाइटर जलाकर चौधरी के पाँव के नीचे पकड़ लिया। चंद सेकंड बाद ही उसके मुंह से चीखें निकलने लगी, और इसके साथ ही वो यूं लरजने लगा जैसे उसे करंट लगाए जा रहा हो। चमड़ा जलने की सड़ांध कमरे में फैल गई, और तकलीफ शिद्दत से वो बेहोश हो गया। इसे इसी हालत में छोड़कर हम दोनों इन टूटी फूटी चारपाइयों पर आमने सामने बैठकर आइंदा का लाया अमल तय करने लगे। हस्बे वादा डॉक्टर ए के शिरवानी ने क्लिनिक का उकबी दरवाज़ा खोल रखा था। दरवाज़ा इतना चौड़ा था कि हम गाड़ी समेत अंदर घुस गए। गाड़ी उकबी सहन में रोक कर हम नीचे उतरे, और बड़ा गेट बंद करके मैंने अमजद को चौधरी के बेहोश बदन को उठाने का इशारा किया, और खुद डॉक्टर के बताए गए रास्ते पर हो लिया। अमजद मुझसे चंद कदम पीछे था। हम आगे पीछे चलते ऑपरेशन थिएटर में पहुंच गए। 9 बजने में चंद मिनट बाकी रहते थे। मैं जानबूझकर चंद मिनट पहले पहुंचा था। चौधरी को ऑपरेशन टेबल पर लेटाकर हम डॉक्टर का इंतजार करने लगे। डॉक्टर ठीक 9 बजे थिएटर में दाखिल हुआ और दरवाज़ा अंदर से बंद करके अस्सलाम वालेकुम कहते हुए हमारी तरफ बढ़ा। मेरा ख्याल है मैं टाइम पे ही पहुंचा हूँ। बिल्कुल डॉक्टर साहब। इसने हम दोनों से मुसाफा किया और टेबल पर पड़े चौधरी की तरफ बढ़ा। अच्छा, ये है वो मरीज़। वो चौधरी के करीब रुक गया। ये बेहोश क्यों है, और इसकी तो दोनों टांगें सही नजर आ रही हैं? डॉक्टर साहब, मेरा लहजा बिल्कुल बदल गया। मेरे पास इतना टाइम तो नहीं है कि मैं आपको अपनी मुकम्मल कहानी सुना सकूं। मुख्तसरन इतना समझ लो कि इस शख्स के हाथों मेरे तमाम घर वाले जिंदा जले हैं, और अब इसे इबरत का नमूना बनाना चाहता हूँ। आपने बस इतना करना है कि इसकी दोनों टांगें रानों से काट कर अलहदा कर दो, दोनों हाथ कंधों से थोड़ा सा नीचे से काट दो, एक आंख निकाल दो, नाक और जबान काट दो, चेहरे के नकुश बिगाड़ दो। इसके साथ ये भी ख्याल रहे कि ये मरने ना पाए। मेरी बात सुनकर डॉक्टर के चेहरे पर हैरानी के साथ खौफ के भी तासुरात उभरे, और वो हिकलाते हुए बोला, आप ये क्या कह रहे हैं? मैंने वही कहा है जो आपने सुना है, मगर मैं ऐसा कैसे कर सकता हूँ?
तुम करोगे डॉक्टर, अमजद खौफनाक लहजे में बोला, वरना हम यही सब कुछ तेरे साथ करने पर मजबूर हो जाएंगे। अलबत्ता मुआवजे की फिक्र ना करो, जितना पहले दिया था मजीद इससे दोगुना मिलेगा। वो थूक निकल कर बोला, मगर ये जुल्म है। तुझे ये इसलिए जुल्म नजर आ रहा है कि तूने हमारे बच्चों के जिंदा जले हुए बदन नहीं देखे, हमारी बहनों के नाकाबिले शनाख्त चेहरे नहीं देखे, हमारे वालिदैन की राख होती हड्डियां नहीं देखी। अगर तुमने इन सब का मुशाहिदा किया होता तो कभी भी इसे जुल्म ना कहते। अमजद की बात सुनकर उसने लाचारगी से मेरी जानिब देखा। मैं गिरा के मार्क 13 निकाल कर इसका मुआयना कर रहा था। मेरा मकसद इसे खौफजदा करना था। अगर मैं आपको ऐसे डॉक्टर का एड्रेस बता दूं जो ये काम बखूबी सर अंजाम दे। शट अप। इसकी बात मुकम्मल होने से पहले अमजद ढारा, शुरू हो जाओ, हमारे पास तेरी बकवास सुनने के लिए बिल्कुल टाइम नहीं। अमजद की धाड़ सुनकर वो कांप सा गया। कोई चारा कार ना देखकर वो मरे मरे कदमों से चौधरी की तरफ बढ़ा। अगले 2 घंटों में चौधरी की दोनों टांगें इसके जिस्म से अलहदा हो चुकी थीं और फिर आहिस्ता आहिस्ता इसके बाकी आज़ा भी जिस्म से कम होने लगे थे। जिस वक्त डॉक्टर ने अपना काम खत्म किया, इस वक्त दिन निकल आया था। ऑपरेशन टेबल पर चौधरी की बजाय एक अजीब हैयत का जिस्म पड़ा था। ऑपरेशन खत्म करके डॉक्टर बेजान से अंदाज में दीवार से टेक लगाकर खड़ा हो गया। अमजद ने जेब में हाथ डालकर बड़े नोटों की 2 गड्डियां निकालकर उसकी तरफ बढ़ा दी और बोला, ये 1 लाख रुपया है। और डॉक्टर साहब, मैं अपने रवैये की माजरत चाहते हुए आपको इतना बतला दूं कि ये शख्स इंसान नहीं दरिंदा था, और ये इससे भी ज़्यादा बुरे सलूक का मुस्तहिक था। डॉक्टर ने रकम की तरफ हाथ नहीं बढ़ाया। अमजद ने वो गड्डियां ज़बरदस्ती उसकी जेब में डाल दी और चौधरी को नहायत एहतियात से उठाकर कहा, चलो जानू। और मैं भी डॉक्टर का कंधा थपथपाते हुए इसके साथ निकल पड़ा। चौधरी को अपने ठिकाने पर पहुंचाकर मैं अपने मकसद के बंदे की तलाश में निकला, जो कहीं 6-7 घंटों की तलाश के बाद मिल सका। आप फिक्र ही ना करें साहब, मेरा मतवा नज़र जानकर उसकी आंखों में चमक लहराने लगी। ऐसी मशीनों की देखभाल मुझे खूब आती है। मशीन? मेरे लहजे में हैरानी थी। जी साहब, हमारी इस्तिलाह में इसे मशीन ही कहते हैं। नोट छापने वाली मशीन। 4 मशीनें मेरे पास पहले ही मौजूद हैं। वैसे आपने इसकी कीमत नहीं बताई। बिल्कुल मुफ्त। नहीं साहब, आप मजाक कर रहे हैं। इतनी कीमती चीज़ आप मुफ्त मेरे हवाले करेंगे? इसके लहजे में हैरानी थी। बिला शक व शुबा तुम अभी चलो मेरे साथ। आप सही कह रहे हैं ना? इसके लहजे में अब तक बेयकीनी थी। सच कह रहा हूँ भाई। आओ, तुम आओ तो सही। वो शख्स मेरा दुश्मन है और दुश्मन से इंतकाम लेने का इससे बेहतर तरीका मुझे नज़र नहीं आया। वो मेरे साथ चल पड़ा, मगर जब तक मैंने चौधरी इसके हवाले ना कर दिया, बेयकीनी इसके अंदर हलकुरे ले रही थी। सर, मैं अपनी गाड़ी मंगवा लूँ? चौधरी को देखकर वो खुशी से गड़बड़ा सा गया था। अपनी गाड़ी और बंदे भी मंगवा लो। इसके अलावा ये चाबी पकड़ो। मैंने इसकी जानिब डबल डोर टोयोटा की चाबी बढ़ाई। सहन में जो गाड़ी खड़ी थी, ये हम इलाका गैर से लाए हैं। अगर इसकी नेम प्लेट और कागजात वगैरह बनवा लो तो इस्तेमाल कर सकते हो। साहब, आप मुझ पे इतने मेहरबान क्यों हो गए हैं? कहीं मेरे खिलाफ कोई साजिश तो तैयार नहीं होगी? तू है ना अमेरिका का सदर कि तेरे खिलाफ हम साजिश करेंगे? अमजद हंसा। बेवकूफ़, इस गाड़ी के अलावा हम काफ़ी रकम भी तेरे हवाले करेंगे, और ये सब कुछ इसलिए कि तुम इस मनहूस का इलाज करवाते रहना। बस हमारा यही मुतालबा है कि मरने ना पाए। मैं भला इसे मरने दे सकता हूँ? ये रकम भी रखो। अमजद ने अपनी जेब से चौधरी की हराम की कमाई की आखिरी पूंजी निकाली। और अब हम चलते हैं। आखिरी बात, मैंने उसे कहा, इसे पिशावर से डेरा इस्माइल खान जाने वाले बस अड्डे पर पक्का रखना। ऐसे ही होगा साहब, आप बेफिक्र रहें। रकम, गाड़ी और चौधरी को इस भिखारी माफिया के सरगना के हवाले करके हम इस मकान से बाहर निकल आए। कुछ कारीन तो शायद भिखारी माफिया से वाकिफ हों, जिन्हें इल्म नहीं। इन हजरात की मालूमात में इजाफे के लिए लिखता चलूँ कि पाकिस्तान में भीख मांगने का कारोबार बहुत मुनज़्ज़म अंदाज में फैला हुआ है। इस कारोबार से वाबस्ता अफराद कम उम्र बच्चों को अगवा करके, इनके मुख्तलिफ आज़ा को काट कर या साइंटिफिक अंदाज में टेढ़ा मेढ़ा करके इनसे भीख मंगवाते हैं। आप लोगों ने कई दफ़ा फुटपाथ पर ऐसे अजसाम पड़े देखे होंगे जो अज खुद हरकत करने के काबिल नहीं होते। अगर आप इन पर नज़र रखें तो आपको पता चलेगा कि इनकी निगरानी करने वाले बाकायदा वहाँ मौजूद होते हैं। बहरहाल, ये एक लंबा मौजू है और अहले कलम इस पर बहुत कुछ लिख चुके हैं और लिखते रहेंगे। हमारा चूंकि ये मौजू नहीं, इसलिए हम असल कहानी की तरफ बढ़ते हैं। वहाँ से हम सीधे एक मुतवस्सित तबके के होटल में पहुंचे। शाम हो चली थी। कमरा बुक कराकर हम दोनों ने खाना खाया और कमरे का दरवाज़ा अंदर से बंद करके सो गए। एक बहुत बड़ा बोझ हमारे सरों से उतर गया था। दूसरा, हम काफ़ी दिनों से बेआराम भी थे, इसलिए अगले दिन सूरज चढ़े ही हमारी आँख खुल सकी। रोज़मर्रा के मामूलात से फारिग होकर हमने नाश्ता कमरे में ही मंगवा लिया। चाय पीते हुए अमजद मुस्तफसर हुआ, जानू अब क्या इरादा है? हमारा मकसद पूरा हो गया है और अब मुझे कुछ सुझाई नहीं दे रहा कि क्या करूं। घर चलते हैं, चचा फाजिल से मशवरा करके ही हम कुछ तय कर सकेंगे। जानू साहब, मेरा मतलब है शीतल के बारे में क्या सोचा है? मैं तो जाते ही अम्मी अबू को शैला के मामू के यहाँ भेजने वाला हूँ। आगे मेरी किस्मत। शीतल तो माजी का एक सुहाना बाब है, अब तो सादिया की तरह इसके सपने ही बाकी हैं। क्या बात कर रहे हो यार, इधर आते वक्त ही तो इसका खत मिला था।
इस बात को 4 माह से ज़्यादा का अरसा हो चुका है माजे साहब। जो माज़ी है, वो मुझे टूट कर चाहती थी, इस बात का मुझे रोज़े रोशन की तरह यकीन है। वो अब भी मुझे चाहती है, इसके बारे में वसूख से कुछ नहीं कहा जा सकता। तूने उससे वादा कर रखा था कि चौधरी को अंजाम तक पहुंचाकर इससे मिलने के लिए जाओगे। मैं ज़रूर बिल ज़रूर उससे मिलने के लिए जाता, अगर वो एक आम शक्ल सूरत की लड़की होती। मगर मगर वो हुस्न की दौलत के साथ साथ दुनियावी दौलत से भी माला माल है, और ऐसी लड़की को चाहने वाले हज़ारों नहीं लाखों की तादाद में मिल जाएंगे। अब तो शायद वो एक लुटे पुटे जानू को पहचानने से भी इनकार कर दे। इतना कनूती बनने की ज़रूरत नहीं, अमजद ने मुझे समझाया। चाहतें इतनी आसानी से दिल से रुखसत नहीं हुआ करती। अगर वो तुझे चाहती थी तो किसी को भी जीवन साथी बनाने से पहले वो तुम्हें ज़रूर मतला करेगी। हो सकता है इसने ख़त वगैरह लिखा हो, मगर हमें भी तो घर से रुखसत हुए काफ़ी अर्सा हो गया है। हाँ, ये हो सकता है, अमजद ने तायद में सर हिलाया। बहरहाल घर जाकर देख लेंगे। अगर कोई ख़त आया हुआ तो ठीक है, वरना खुद उसे ख़त लिखकर मालूम कर लेना। ख़त तो पता नहीं उसे कब मिले। मेरे पास उसका फ़ोन नंबर मौजूद है, फ़ोन करके उससे बातचीत हो सकती है। हाँ, याद आया, तूने पहले भी एक मरतबा उससे बात की थी। इस वक्त तो इसका नंबर तुझे ज़बानी याद था। अब भी ज़बानी याद है। चलो भाई, नाश्ता करके चलते हैं, और मेरा मशवरा यही है कि घर जाने से पहले इंडिया का एक चक्कर लग जाए तो बेहतर रहेगा। बाद में जाते हुए प्रॉब्लम होगी। और मैं सर हिलाकर रह गया। नाश्ता करने के बाद हम होटल से निकले। पीसीओ पर जाकर हमने काफ़ी देर इसका नंबर मिलाने की कोशिश की, मगर हमें इसमें कामयाबी हासिल ना हुई। आखिर पीसीओ वाले की ये बात सुनकर हम पीसीओ से निकल आए। सर, ये नंबर इस्तेमाल में नहीं है। अजीब बात है यार, घर और ऑफिस दोनों नंबर बंद मिल रहे हैं। मेरा ख्याल है शीतल ने जानबूझकर ये नंबर बदली करा दिए हैं। शायद तेरे साथ बेवफाई करने से पहले इसने राब्ते वाले सिस्टम को ख़त्म करना ज़रूरी समझा हो। मैं 100% आपसे मुत्तफिक हूँ, मैंने उसकी तायद की। चलो फिर घर चलते हैं, उसने मशवरा दिया। यूं ही करना पड़ेगा। वहाँ से हम होटल पहुँचे, अपना सामान समेटा, बकाया जात की अदाई की और बस अड्डे की तरफ चल पड़े। अमजद शहला की यादों में डूबा हुआ था और गाहे गाहे मुझसे भी अपनी हालत पर तबादला ख्याल कर रहा था, जबकि मेरी कैफियत अजीब सी हो रही थी, जिसे मैं फ़कत बोरियत का नाम दे सकता था। वो काम जिसे मैंने मकसद हयात और ज़िंदगी का महवर समझा था, पाया तकमील को पहुँच गया था, और इसके बाद ज़िंदगी में कोई ऐसी ख्वाहिश बाकी नहीं थी जिसके लिए बेताबी होती। शायद शीतल की मोहब्बत मुझे एक मरतबा फिर इंडिया जाने पर मजबूर करती, मगर इसकी तरफ से टेलीफोन नंबरों की तब्दीली इस बात का वाज़ेह ऐलान था कि वो मुझे अपने दिलो दिमाग से खुरच चुकी थी। इस बात से मेरी अना हल्की सी मजरूह हुई थी, और दिल के किसी कोने में मध्यम सा गम भी मौजूद था। मगर इससे पहले मैं जितनी चोटें खा चुका था, इसके मुकाबले में ये दुख कुछ भी नहीं था। मुझे तो जिस दिन से शीतल ने मोहब्बत का इजहार किया था, इस दिन से ही इसके बिछड़ने का यकीन था, और इसी वजह से मैंने इसकी यादों को अपनी सोचों का महवर नहीं बनाया था। शीतल के किसी को साथी बनाने के फैसले से मैं हल्का सा खफा होने के बावजूद मुतमईन था। इन हालात में इसका काम भी यही बनता था। मैंने भी तो कभी उससे उम्मीद अफजा बात नहीं की थी, और इसके बावजूद शीतल जैसी लड़की से ये गिला रखना कि वो मेरा इंतजार क्यों ना कर सकी, अबस था। ये भी इसका बड़ापन था कि इसने अपना फ़ोन नंबर तब्दील करके मेरा सामना करने से एतराज़ बरता। वो शायद अपने वादों पर शर्मिंदा थी। मैं कोस्टर में भी इन्हीं ख्यालों में डूबा रहा। अमजद ने 2 दफ़ा मुझे मुखातिब किया, लेकिन मेरी गायब दिमागी महसूस करते हुए उसने सीट से टेक लगाकर आंखें बंद कर ली। रहमान खेल के स्टॉप पर उतरकर हम आहिस्ता आहिस्ता कदमों रहमान खेल की तरफ चल पड़े। पहलवान होटल के सामने अड्डे की रौनक वही थी जो बरसों से चली आ रही थी। बहुत थके थके लग रहे हो? हाँ यार, बस अजीब सी कैफियत हो रही है। घर जाकर ये सारी बोरियत दूर हो जाएगी। माजे, अब घर में हमारी किस्मत में कहाँ माजे, अब घर हमारी किस्मत में कहाँ? बन जाएगा यार, घर भी बन जाएगा। बस एक फसल उठाने की देर है। इसने मुझे तसल्ली दी। मकान बिलाशुबा बन जाएगा, और मेरी मुराद घर से थी कि मकान को हम घर नहीं कह सकते। क्या तू हमें अपना नहीं समझता? तू तो पहले भी अपना था, जब अम्मी, अबू, भाई और सादिया जिंदा थीं। और तेरा अपना एक अलग मकाम है मेरे दिल में। किसी का निमुल बदल बनने की सूरत में मैं तुझे भी खो दूंगा। ये सारी बोरियत और कनूतीपन तुझ पर इसलिए तारी है कि तू एकदम फारिग हो गया है, और कोई काम तुझे सूझ नहीं रहा। दूसरा, शीतल से तुझे इस काम की तवक्का नहीं थी जो वो कर गुजरी। बहरहाल फिक्र मत कर, रजिया मौजूद है ना, इससे मिलकर अपना गम गलत कर लेना। अमजद संजीदगी से बात करते करते मजाक पर उतर आया। रजिया, तुझे ही मुबारक हो, मैं इसके बगैर ही भला। अलबत्ता मसरूफियत वाली बात तूने खूब कही। मेरा तो ख्याल है कल परसों से अपनी हवेली पर काम शुरू करा दूं। यूं कब तक असलम भाई के घर पर टिके रहेंगे? ऐसे ही कर लेंगे, मगर 1 महीने के अंदर अंदर ये काम कराना पड़ेगा, क्योंकि मैं मजीद शैला से दूर नहीं रह सकता। बल्ले भाई बल्ले, इतनी जल्दी है तो खेमा लगा लेते हैं। खैमा क्यों? वो तेरी शीतल जैसी नहीं है कि आंख से ओझल होते ही कोई और शरीक सफ़र ढूंढ लिया। अच्छा, बकबक बंद करो। वो सामने असलम भाई नजर आ रहा है।
मैंने असलम भाई को सफ़ेद टोपी के साथ घर से निकलते हुए देखकर कहा, वो शायद शाम की नमाज़ पढ़ने के लिए जा रहा था। मगर हम पे नज़र पड़ते ही वो तीर की तरह हमारी तरफ बढ़ा और गर्मजोशी से मिला। किस टाइम पहुंचे हो? अभी अभी उतरे हैं गाड़ी से और सीधे इधर ही आ गए। घर नहीं गए क्या? इसके लहजे में हैरानी थी। घर? मगर घर तो रहने के काबिल ही नहीं था। रहने के काबिल क्या, वो बहुत ही अच्छे अंदाज में तामीर कर लिया गया है। आप आएँ, अम्मी जान और अपनी बहन से मिलें, फिर चलते हैं। मुझे लेकर वो घर के अंदर घुस गया, जबकि अमजद बैठक में चला गया। जमीला बाजी बावर्ची खाने में थी। अकरम की माँ, देखो तो कौन आया है। असलम ने ऊंची आवाज़ में उसे पुकारा। इसने बाहर झांका और मुझे देखते ही भाग कर आई और मुझसे लिपट गई। मेरे माथे और सर पर बोसा देते हुए वो रोने लगी। मुमानी जान भी हमारी आवाज़ सुनकर अंदरूनी कमरे से निकल आई। उमर पुत्र, ये तू है? वो हम दोनों बहन भाई के गिर्द अपने बाजुओं का हल्का बनाते हुए बोली। शुक्र है तू आ गया है। ये पगड़ी तो हर वक्त तुझे याद करके रोती रहती थी। हाँ माँ जी, मैं आ गया हूँ और इंशाल्लाह अब कभी नहीं जाऊँगा। अल्लाह करे ऐसा ही हो, वो गुलूगी लहजे में बोली। थोड़ी देर हम इस जज्बाती कैफियत में रहे। फिर मोमानी जान मुझे लेकर चारपाई पर बैठ गई और जमीला बाजी चाय बनाने लगी। असलम भाई घर से निकल गया। शायद वो मगरिब की नमाज़ पढ़ने गया था। चाय बनने तक मुमानी जान मुझसे सफ़र का हाल अहवाल पूछती रही। मेरे जाने की गर्ज़ गायत इससे छुपी हुई नहीं थी। मैंने मुख्तसर लफ्ज़ों में उसे चौधरी के अंजाम से आगाह कर दिया। जैसे ही चाय तैयार होकर आई, मैं थर्मोस और एक कप अमजद को बैठक में पकड़ा आया और फिर आकर मुमानी जान और बाजी से गपशप करने लगा। जमीला बाजी अल्लाह के फजल करम से बिल्कुल ठीक हो गई थी। मज़ीद थोड़ी देर गुजरने के बाद मैंने जाने की इजाज़त चाही। इसी वक्त असलम भाई भी घर में दाखिल हुआ। उमर भाई, मैंने घर में आप दोनों की आमद का बतला दिया है। सब बेचैनी से आपका इंतज़ार कर रहे हैं। क्या ये घर से होकर नहीं आए थे? मुमानी हैरानी से मुस्तफसर हुई। नहीं माँ जी, असलम सादत बंदी से बोला। फिर तो हाँ माँ जी, असलम ने जल्दी से कतक कलामी की। घर जाकर इसे मालूम हो जाएगा, आप रहने दें। क्या मालूम हो जाएगा? मैं हैरानी से मुस्तफसर हुआ। इसका अंदाज मुझे बड़ा अजीब सा लगा। यही कि आपका घर बहुत खूबसूरत बन गया है। तुझे तो पता है, अम्मी जान ने अगर तफसील बतलानी शुरू कर दी तो सारी तफसीलात बताकर दम लेंगी और आप लोग मजीद कई घंटे लेट हो जाएंगे। मैं इसकी वजाहत से मुतमईन तो नहीं हुआ था, मगर फिर भी मैंने कुछ कहने की ज़रूरत महसूस ना की और बाजी और मुमानी जान से इजाज़त लेकर इनके घर से निकल आया। अमजद को भी असलम भाई ने बैठक से बुला लिया था और हम अपने घर की तरफ रवाना हो गए। गली में दाखिल होते ही अपने घर का दरवाज़ा मुझे ट्यूबलाइट की रोशनी में चमकता दबकता नजर आया। चचा जान ने गालिबन पुराने तर्ज तामीर के मुताबिक हवेली बनवाई थी। असलम भाई देवड़ी के दरवाजे तक हमारे साथ आया और फिर वहां से वापस लौट गया। गेट को खोलकर हम अंदर दाखिल हुए। चचा जान, अमजद के अम्मी अबू और बहनें तमाम हमारे इंतजार में सहन में खड़े थे। मकान वही था, मगर मकीन बदल गए थे। तबाह होने के बावजूद मिट्टी का मकान दोबारा अपनी असली हालत, बल्कि इससे भी बेहतर हालत में तामीर हो गया था। मगर इसके मकीन वापस नहीं आ सकते थे। मेरे अंदर अजीब सी बेचैनी फैल गई थी और फिर चचा फाजिल की मेहरबान बाहों ने आकर मेरी बेचैनी को ज़रा सा सुकून मिला। पुत्र, क्या रहा? उसने शफकत से मेरे सर पर हाथ फेरा। अल्लाह ने कामयाब किया है, मैं आहिस्ता से बोला। चचा के बाद मैं अमजद के अबू सरफराज अंकल और आंटी खदीजा से मिला। अमजद को उसकी बहनों ने घेरे में ले लिया हुआ था। मिलने मिलाने का सिलसिला ख़त्म होते ही हम सहन में बिछी चारपाइयों पर बैठ गए। मौसम काफ़ी खुशगवार था। सर्दियों की आमद आमद थी। खदीजा आंटी हमारे लिए खाना गर्म करने के लिए किचन में घुस गई। चचा फाजिल मुझसे मुखातिब हुआ। पुत्र, तुम बैठो मत, अपने मेहमान से जाकर मिलाओ, बल्कि उसे इधर ही ले आओ ताकि वो भी तेरे साथ खाना खा ले। मेरा मेहमान? मेरे लहजे में हैरानी थी। हाँ हाँ, तेरा मेहमान। कौन है? खुद जाकर देख लो, तेरे कमरे में होगा। कोई पुराना दोस्त है तेरा। और मैं बेपनाह तजस्सुस लिए अपने कमरे की तरफ बढ़ गया। इस घर का चप्पा चप्पा मेरा देखा भाला था। चचा फाजिल ने पिछली तामीर के मुताबिक सब कुछ बनवाया था। वो दरो दीवार जिनमें कभी अदनान के कह कहे गूंजते थे, सादिया की प्यार भरी सरगोशियाँ सुनाई देती थीं, अम्मी अबू की शफकत और डांट भरी नसीहतें मिलती थीं, बिल्कुल खामोश थीं। चचा फाजिल के सामने से हटते ही इन मानूस दरो दीवार ने मेरे दिल में अजीब सी दिक्कत भर दी थी। मैं बमुश्किल अपने आंसुओं को रोके अपने कमरे के दरवाजे तक पहुंचा। ये वो दरवाज़ा तो नहीं था जिसने मेरी जाने हयात सादिया के हयात आफरी हाथों का लम्स चखा हुआ था। अलबत्ता बनावट और शक्ल के लिहाज से बिल्कुल इसके मुशाबा था। मैं एक लम्हे दरवाजे के सामने रुक कर उसे मोहब्बत भरी नज़रों से देखता रहा, फिर आहिस्ता से दरवाज़ा खोलकर अंदर दाखिल हुआ। तमाम कमरा मुझे खाली दिखाई दिया, मगर कमरे में बिखरी खुशबू किसी की मौजूदगी का पता दे रही थी, और ये खुशबू मेरे लिए अनजान नहीं थी। अलबत्ता इस खुशबू को सूंघकर जो नाम मेरे जहन में उभर रहा था वो हैरान कुन ज़रूर था। मैंने दरवाजे से चंद कदम आगे बढ़ाए। मुझे शक था कि कमरे में मौजूद शख्सियत बाथरूम में छुपी थी, मगर मेरी ये गलत फहमी इस वक्त दूर हुई जब मुझे पीठ पीछे कदमों की आवाज़ आई। मैं झटके से मुड़ा, लेकिन वो जो भी था
बल्कि थी, वो बड़ी शिद्दत से मेरे साथ लिपट गई। जान, इसके मुंह से निकली मुतरन्नम आवाज़ मेरे कानों में रस घोला। शीतल, तुम? मैंने उसे ज़बरदस्ती खुद से अलहदा करके इसका रोशन चमकता हुआ हसीन और जमील चेहरा देखा और फिर अपने साथ लिपटा लिया। हाँ जान, मैं। वो अजीब वारफ्तगी से बोली। मैं तुझे भुला ना पाई, तेरे बगैर रह ना सकी। तू तो कल भी मेरे बिना जी सकता था और आज भी तुझे इसमें कोई मुश्किल दरपेश नहीं आएगी, मगर मेरे लिए ये मुमकिन नहीं था। मैं मुजरिम हूँ, मुझे इकरार है जुर्म मोहब्बत का, मगर पहले ख़ता पर गौर कर लो, फिर सज़ा देना। शीतल पगली शीतल शीतल पगली, तू अच्छी तरह मेरी मजबूरियों से वाकिफ़ है। तुझसे जुदा होकर जब मैं अपने गांव पहुंचा तो जो कुछ मुझ पर बीती वो मैं तुझे फ़ोन पर बता चुका हूँ। बाकी की कहानी तुझे चचा की ज़बानी मालूम हो गई होगी। क्या तुझे लगता है कि इन हालात में मैं तुझसे किसी किस्म का वादा वईद कर सकता था? मैं तो फ़कत एक झूठी तसल्ली की तलबगार थी। इसने अपना सर ज़रा सा पीछे करके मेरी आंखों में झांका और वो दोबारा अपना सर मेरे सीने पर रख दिया। शीतल, आज मैं आज़ाद हूँ। अपने सारे ज़रूरी काम मैंने निपटा लिए हैं। आज मैं झूठ मूठ नहीं बल्कि सच्चाई से ये दरख्वास्त कर रहा हूँ। हालात से लड़ते लड़ते मैं टूट चुका हूँ, बिखर चुका। अपनी मोहब्बत और अपने प्यार से मुझे समेट लो। इसलिए तो अपना वतन छोड़ कर आई हूँ। और ये जो बार बार तुम मुझे शीतल कहकर पुकार रहे हो, तो तुम्हारी इत्तला के लिए अर्ज़ कर दूँ कि अब मेरा नाम सादिया है। इसकी बात सुनकर मेरे दिल में जो जज्बात उठे, इन्हें लफ्ज़ों का जामा पहनाना बहुत मुश्किल था, और इस काम के लिए मैंने अल्फाज की बजाय आज़ा का सहारा लिया। जाने कितनी देर हमने इसी महवियत में गुजारी। दरवाजे पर होने वाली दस्तक ने हमें एक दूसरे से दूर होने पर मजबूर कर दिया। दरवाज़ा खोले बगैर अमजद चहका, किबला, अगर तारुफ हो चुका हो तो चलें, गरीब सा बंदा भूखे पेट खाने पर आपका मुंतज़िर है, और खाना एक मरतबा ठंडा हो चुका है। दूसरी मरतबा मैं इसे ठंडा नहीं होने दूंगा, और ना ही तेरे लिए तीसरी मरतबा गर्म किया जाएगा। खुदा हाफिज। ये अमजद है ना? शीतल ने मुस्कुराते हुए तस्दीक चाही। ठीक पहचाना, मैंने अस्पात में सर हिलाया। चलो खाना खा लें। खाना खाने के दौरान चचा फाजिल ने बताया कि जैसे ही हम बन्नू रवाना हुए थे, अगले दिन शीतल रहमान खिल पहुंच गई थी, और चंद दिनों के अंदर ही इसने चचा फाजिल, चचा सरफराज, आंटी खदीजा और अमजद की बहनों को इखलाक, मोहब्बत और खिदमत से अपना गवीदा बना लिया था। वो काफ़ी रकम साथ लेकर आई थी और चचा फाजिल से बेपनाह इसरार करके उसने हवेली पर काम शुरू करा दिया था। इसने ये ख्वाहिश ज़ाहिर की थी कि हवेली को पुराने तर्ज तामीर पर बनाया जाए। खाने के बाद तमाम लोग गैर महसूस अंदाज में हमें अकेला छोड़कर गायब हो गए। हम दोनों सहन से उठकर कमरे में आ बैठे। रात गए तक हम बातों में मशगूल रहे। शीतल मुझे मेरे जाने के बाद के वाक़यात सुनाने लगी। मेरे इंडिया से आते ही उसने चोरी छुपे इस्लाम कबूल कर लिया था। अपने बाप की मौत के बाद ज़्यादा दिन वो फैक्ट्रियों को ना संभाल सकी, कि तजर्बे की कमी के साथ उसे शौक भी नहीं था। आखिरकार दोनों फैक्ट्रियों और जायदाद बेचकर उसने ज़्यादातर पैसा स्विट्ज़रलैंड के एक बैंक में जमा कराया और मेरे लिए पाकिस्तान आ गई। इस सारे काम में शीशनाग ने उसकी बहुत मदद की थी। वो बरमला उसे अपनी बहन कहता था, और शीतल के बकौल ये सब कुछ उसने मेरे इस एहसान का बदला चुकाने के लिए किया था जो मैंने उसे जिंदा छोड़कर किया था। नींद हमारी आंखों से कोसों दूर थी, मगर हम सारी रात अकेले कमरे में इकट्ठे नहीं गुजार सकते थे। बुजुर्गों की मौजूदगी हमारे लिए बहुत बड़ी रुकावट थी, और इस बात से शीतल अच्छी तरह वाकिफ थी। वो बमुश्किल मुझे खुदा हाफिज कहकर अमजद की बहनों के कमरे में सोने के लिए चल दी। एक हफ्ते के अंदर अंदर हमारी शादी हो गई। अपनी शादी में मैंने बड़ी याद से रसिया मीर न्याज खान को बुलाया था, और उसने भी बड़े एहतमाम से शादी में शिरकत की, मगर शीतल की शक्लो सूरत देखकर उसे कोई बात करने की जुर्रत ना हो सकी। अलबत्ता आखिरी दिन मुझे मुबारकबाद देने के बहाने मेरे करीब आकर उसने फ़कत इतना कहा, जान, मुबारक हो, तुम अपने दावे में सच्चे निकले। मेरी शादी के एक हफ्ते बाद अमजद की शादी भी शैला चौधरी से हो गई। मैंने अपनी आधी ज़मीनें ज़बरदस्ती अमजद के नाम कर दी थीं। शीतल बहुत अच्छी, फरमाबरदार और मोहब्बत करने वाली बीवी साबित हुई। शादी के एक साल बाद ही उसने मुझे एक प्यारे से बेटे का तोहफा दिया, जिसका नाम उसने बड़ी चाहत से अदनान रखा। अदनान की पैदाइश के एक महीने बाद अमजद और मैं चौधरी अकबर को देखने के लिए गए थे। वो लोहे की एक रेडी पर चीथड़ों में लिपटा हुआ पड़ा था। इसके ज़ख़म अभी तक मुंदमल नहीं हुए थे। शायद जिस बंदे के हवाले हम इसे कर आए थे, वो इसके ज़ख़म ठीक होने देना नहीं चाहता था, और इसकी वजह इसके अलावा और कोई नहीं थी कि इस हालत में चौधरी को भीख ज़्यादा मिलती थी। इस नागुफ्ताबा हालत के बावजूद चौधरी ने हमें पहचान लिया। इसकी आंखों में शनासाई की चमक उभरी, और इसके बाद इसकी आंखों में नफरत की बजाय इल्तिजा झलकने लगी। इसकी आंखों की तहरीर पढ़ने में हमें कोई दुश्वारी पेश नहीं आई थी। इसकी आंखें चीख चीख कर कह रही थीं कि उमर जान,
मुझे माफ़ कर दो। मैंने बहुत सज़ा काट ली, बहुत अज़ियत बर्दाश्त कर ली। अब मुझे मौत की भीख दे दो। बस बहुत हो चुका। तूने मुझसे सब कुछ छीन लिया, अब ज़िंदगी भी ले लो। मैं तेरा मुजरिम था। तूने अपनी पसंदीदा सज़ा से मुझे हमकिनार किया। इसे मैं ज़्यादती तो नहीं कहता, लेकिन अगर ज़्यादती है भी सही, तब भी मैं तुझसे कोई गिला नहीं करता। बस तुम मुझे मौत का तोहफ़ा दे दो। खुदा तुम्हारी उम्र दराज करे, तुम्हारे बीवी बच्चों को तुम्हारी आंखों की ठंडक बनाए। अब मुझे माफ़ कर दो, माफ़ कर दो, माफ़ कर दो। मगर हम पर इसकी सजाएं असर ना कर सकी। इसके बाद हमने हर 6 माह बाद इसके पास जाने का मामूल बना लिया। और फिर वो हमारा 5वां चक्कर था, जब मैं इसकी खामोश इल्तिजाओं को टाल ना सका और बाजार से मिठाई खरीद कर मैंने इसमें जहर मिलाया। इसकी रेड़ी के नज़दीक पहुँच कर मैंने इसमें चंद सिक्के रेजगारी फेंकी और मिठाई की डली जेब से निकाल कर इसके मुंह की तरफ बढ़ाई। ये ले चौधरी, तेरे दुखों का इख्तिताम करने वाली मिठाई। चौधरी ने शुक्रगुजार नज़रों से मेरी जानिब देखा और मुस्कुराते हुए मुंह खोल लिया। ये 2.5 सालों में पहली मुस्कुराहट थी जो इसके लबों पर उभरी थी। चूँकि इसकी समात ठीक थी, इसलिए मैंने इसे आगाह करना ज़रूरी समझा था कि वो अपने आखिरी वक्त से बेखबर ना रहे। इसकी मिठाई निगलते ही हम तेज़ी से वहाँ से फूट लिए, क्योंकि मिठाई में बहुत ज़ोरदार जहर मिला हुआ था। वो दिन होटल में गुजार कर जब अगले दिन हम वापसी के लिए बस अड्डे पर पहुँचे तो चौधरी वाली जगह पर एक नाबीना फ़कीर बैठा नज़र आया। चौधरी अपने आमाल के साथ अपने खालिक हकीकी के पास पहुँच चुका था। चंद सालों बाद ही अमजद और मैं चार चार बच्चों के बाप बन चुके थे। वो दोपहर का वक्त था। मैं ज़मीनों का चक्कर लगाकर लौटा। हाथ मुंह धोकर जैसे ही मैं चारपाई पर बैठा, सादिया ने लस्सी का कटोरा, रोटियों का छाबा और सालन मेरे आगे रख दिया। घर में मुलाजमा मौजूद होने के बावजूद वो मेरे तमाम काम अपने हाथों से करना पसंद करती थी। इतने साल गुजर जाने के बावजूद उसकी मोहब्बत में मुझे कोई कमी या ठहराव नजर नहीं आया था, बल्कि इसकी मोहब्बत दिन ब दिन बढ़ती जा रही थी। जान, पता है शैला बाजी और अमजद भाई ने फसल कटाई के बाद मरीजा प्रोग्राम बनाया हुआ है। इससे पहला निवाला ही मुंह में रखा था कि वो आहिस्ता से बोली। फिर मैं निवाला से बातें हुए मुस्तफसर हुआ। अगर हम भी उनके साथ जाएं? नहीं, हमें उधर नहीं जाएंगे। और फिर इसकी गिला शिकवा करती निगाहों को देखकर बोला, हम इंडिया जाएंगे, ठाकुर चचा, शीशनाग और तेरे दूसरे रिश्तेदारों को मिलने। सच जान? वो खुशी से लरसती हुई मुझसे लिपट गई। हाँ शीतल, बिल्कुल सच, मैं मुस्कुराते हुए बोला और उसने मेरे सर मेरे कंधे पर रखते हुए आंखें मूंद दी। खत्म शुद्ध। उम्मीद है कि आपको ये नावल पसंद आया होगा। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ मौजूद दिए गए बेल आइकन को प्रेस करें और ऑल नोटिफिकेशंस के बटन को क्लिक करें ताकि आपको हमारी हर अपडेट बर वक्त मिल सके। शुक्रिया।